पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ने मीडिया को बहुत मसरूफ कर दिया है। दीगर सहाफ़ियों की तरह मैं भी इस लड़ाई की वजह से बहुत मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुदस्सर नारू की माँ को मेरी मसरूफियत का कोई एहसास नहीं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई वॉइस मैसेज भेज देती है और अल्लाह का वास्ता देकर कहती है कि मेरा बेटा मुदस्सिर 5 साल से लापता है, बस इस रमज़ान में उसे मुझसे मिलवा दो। मैं वादा करती हूँ कि वो खामोश रहेगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा कि उसे कहाँ रखा गया। इस दुखी माँ का पैगाम सुनकर मैं सोचता हूँ कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर पंजाब तक हजारों माएँ अपने लापता बेटों की तलाश में भटक रही हैं। इन माओं को ना तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देती है, ना ही पार्लियामेंट इन माओं के जिगर के टुकड़े वापस लाने के लिए बर्क रफ्तारी से कोई कानून बनाती है। ये माएँ मुझ जैसे साफियों को परेशान करती हैं। इन माओं को एहसास ही नहीं कि अगर मैं उनके बेटों की बाजियाबी में उलझ गया तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से जुड़े सनसनीखेज वाकयात आवाम तक पहुंचाकर उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा कौन करेगा। कल मुझे एक मारूफ वकील ने फ़ोन किया और पूछा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं। मैंने फ़ौरन कहा, जनाब मैं तो सिर्फ आइन के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने झट से कहा कि हम हुर्मत आइन पर एक सेमिनार कर रहे हैं, क्या आप इसमें तकरीर के लिए वक्त निकालेंगे। ये सुनकर मैंने तल्ख लहजे में कहा कि कुछ साल पहले भी हमने हुर्मत आइन के नाम पर एक चीफ जस्टिस का अंधाधुंध साथ दिया था और कई माह तक पाबंदियों का शिकार रहे। वकला और मीडिया की भरपूर हिमायत के बाइस वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सियासतदानों से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन अंजाम ये हुआ कि मौसूफ ने इंसाफ पर मबनी फैसले करने की बजाय पॉपुलर फैसले करना शुरू कर दिए और रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात बनाकर सदारती निज़ाम का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हुर्मत आइन के नाम पर किसी ऐसे चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए तैयार नहीं जो दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बनना चाहता है। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैंने बताया, ना हुकूमत के साथ खड़ा हूँ ना चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हूँ, मैं तो आइन के साथ खड़ा हूँ। और अगर आप भी आइन के साथ खड़े हैं तो फिर ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे साथी अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई जैसी फुर्ती वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिलवाने के लिए दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुदस्सर नारू की मां को इंसाफ दिलाने के लिए फुर्ती क्यों नहीं दिखाई, हालांकि इस मां के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि उसका बेटा जल्द ही वापस आ जाएगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आइन की उन दफात पर उछल कूद कर रहे हैं जिन दफात के साथ उनके अपने मफादात वाबस्ता हैं। जिन दफात के साथ अवाम का मफाद वाबस्ता है उन दफात पर अमल दरामद के लिए इन दोनों इदारों में बैठी शख्सियात का ज़मीर नहीं जागता। ज़्यादा दूर ना जाएं, मेरी ही मिसाल ले लें। हर साल जब 19 अप्रैल आता है तो आलमी मीडिया के नुमाइंदे मुझसे पूछते हैं कि 19 अप्रैल 2014 को आप पर कराची में कातलाना हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना था। उस कमीशन की रिपोर्ट आई या नहीं आई। कमीशन की तश्कील 9 साल कबल हुई थी और 9 साल से मैं बता रहा हूं कि कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। किसी चीफ जस्टिस ने आज तक ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि उस कमीशन की रिपोर्ट ही जारी कर दे। मेरा शहीद साथी अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में बैरिस्टर शोएब रज़ाक के ज़रिए इस कमीशन की रिपोर्ट के हसूल के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करता रहा और आखिरकार वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना कौमी मुफाद में नहीं है। हो सकता है इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाती तो अरशद शरीफ की जान ना जाती। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट इसलिए सामने नहीं आई कि मैंने उस कमीशन के सामने एक साबिका DGISI को कातिलाना हमले का जिम्मेदार करार दिया था। कमीशन की रिपोर्ट सामने ना आने की वजह यह भी हो सकती है कि मैंने वो वजूहात ठोस शवाहिद के साथ बयान की थी जो मुझ पर कातिलाना हमले का मुहर्रिक थी
اور ان میں 3 وجوہات بڑی اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ مجھے کہا گیا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ اٹھانا بند کرو، بلوچستان کے مسئلے کو اجاگر مت کرو اور جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل پر اصرار نہ کرو۔ ان تینوں معاملات کا تعلق صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ عدلیہ سے بھی تھا۔ اگر اعلیٰ عدلیہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کھڑی ہو جاتی تو شاید مجھ جیسے کمزور صحافی کو گولیاں مار کر خاموش کرانے کی کوشش نہ کی جاتی۔ افسوس کہ عدلیہ نے کچھ عرصے تک اس معاملے پر توجہ دی اور پھر چپ سادھ لی۔ پچھلے سال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رکن قومی اسمبلی اختر مینگل کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جس میں اسد عمر، رضا ربانی، سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینیٹر مشاہد حسین اور افراسیاب خٹک شامل تھے۔ اس کمیشن سے کہا گیا کہ پاکستان کی مختلف جامعات سے بلوچ طلباء کی گمشدگی اور ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی وجوہات تلاش کی جائیں۔ اس کمیشن نے فروری 2023 میں اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، لیکن اس دوران اطہر من اللہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ کیا اس رپورٹ کو منظر عام پر لانا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں؟ یہ رپورٹ دراصل پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اشتراک عمل کی ایک مثبت مثال ہے۔ مجھے بھی اس کمیشن میں بلایا گیا اور میرا بیان ریکارڈ کیا گیا، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ اس کمیشن کو 31 بلوچ طلباء کی فہرست دی گئی جو صرف اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے، اور کمیشن نے مزید 69 طلباء کی بھی نشاندہی کی جو پاکستان کے دیگر شہروں سے غائب کیے گئے۔ کیا سپریم کورٹ کے لیے یہ معاملہ اہم نہیں ہے؟ گستاخی معاف، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کی نہیں بلکہ اپنی اپنی بالادستی کی لڑائی میں مصروف ہیں۔ اگر انہیں واقعی آئین کی فکر ہوتی تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے سے اسلام آباد میں بلوچ طلبہ غائب نہ ہو رہے ہوتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن کرانا ہے۔ میں بھی 90 دن میں الیکشن کا حامی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صرف سیاسی معاملات میں پھرتی کیوں دکھاتے ہیں؟ مدثر نارو اور اس جیسے ہزاروں لاپتہ پاکستانیوں کی ماؤں کو انصاف دلانا ان کی ترجیح میں کیوں شامل نہیں؟